बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 27 मुलाहिज़ा फरमाएं। शरीफाना मामलात पर शराफत से बात की जा सकती है, मोहसिन ने कहा। उसके लिए हम बाहर कहीं भी बैठ के मामलात तय कर सकते हैं। तुम हमें बुलाओगे तो हम सर से कफन बांध के भी आएंगे और सर के बल भी। और तुम गरीब खाने की इज्जत बढ़ाने आओगे तो हमें चश्मे भरा पाओगे। लेकिन जो तरीका तुमने इख्तियार किया है वो नामर्दों का तरीका है और हम अपनी इज्जत और गैरत के बदले कोई सौदा नहीं कर सकते। तुम सिकंदर बख्त और राबिया को निकल जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। तुम आखिर हो क्या? सिकंदर बख्त के वकील उस शख्स ने तहकीर और तमस्कर के साथ कहा। यह दावा किस जमानत और किस बरते पर? तुम हो कौन? तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मोहसिन ने कहा। जमानत जान की है, मेरी जबान पर एतबार करोगे तो मैं सिकंदर और राबिया के जाते ही हथियार डाल दूंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सिकंदर इस सौदे का पाबंद होगा जो तुम मुझसे करोगे। कोले मरना जान तार्द वो शख्स संसा, और अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तुम्हें यकीन है कि तुम बचकर निकल जाओगे? अपनी जिंदगी के बारे में खुद तुम्हें भी कोई खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, मोहसिन ने कहा। तुम इस वक्त भी मेरे रिवाल्वर की इज्जत में हो और मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बाद में मेरा अपना अंजाम क्या होगा। मुमकिन है तुम्हारे साथ ही मुझे मशीन गनों से भून कर रख दे, लेकिन वो तुम्हें इस गोली से नहीं बचा सकते जो तुम्हारी खोपड़ी के पर खचे उड़ा चुकी होगी। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि अपनी जगह से हिलने या गैर जरूरी अलर्ट होने का मुजाहरा करने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने किसी को मदद के लिए पुकारा या इशारा किया तो मैं बिला तामिल तुम्हें शूट कर दूंगा। जहां मैं हूं वहां से तुम मेरी आवाज तो सुन सकते हो, लेकिन सामने आए बगैर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक मेरे रिवाल्वर में गोलियां हैं कोई मेरे सामने आके जिंदा नहीं बच सकता। मेरा निशाना आज तक खता नहीं हुआ। मैं दरियाए हैरत में गोता जन था और ये समझने से कासिर था कि मोहसिन यहाँ कैसे आया। पहले मेरा इरादा था कि मोहसिन को दखल दर माकूलात से रोकूं और कहूं कि वो लौट जाए। ये लोग जैसे भी थे अपनी बात के पक्के थे। दिलावर ने मुझे 1 माह की मोहलत दी थी और बजाय इस मोहलत के तमाम होने से पहले दिलावर का इरादा मेरा काम तमाम करने का नहीं था। राबिया के बदले में वो मुझसे उस खत की वापसी चाहते थे और मैं फैसला कर चुका था कि खत वापस कर दूंगा। उस खत के इसरार और रुमूज मेरे लिए राबिया की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं थे, लेकिन एक तो मोहसिन के आ जाने से बिला मुकाबला शिकस्त तस्लीम करने का इरादा मुतजलजल हो चुका था। इसके अलावा मोहसिन के पूरे एतमाद लहजे ने मेरा एतमाद बहाल कर दिया था और अगर वो दुश्मन के मुकाबले में बेहतर पोजीशन लिए बैठा था तो ये मेरे लिए इत्मीनान और मुसरत की बात थी कि उसकी अपनी जिंदगी को खतरा दरपेश नहीं और दुश्मन अपनी तमाम कुव्वत, अय्यार फितरत और बेज़मीरी के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी जिंदगी लेने से पहले दुश्मन को अपनी जिंदगी दाव पर लगानी होगी। मोहसिन ने कमाल ये किया था कि अपनी बातों से ही दुश्मन को नफसियाती तौर पर मरूब और दहशत ज़दा कर लिया था, वरना मैं जानता था कि उसका निशाना इतना बेखता नहीं। मुझे ये भी यकीन था कि मोहसिन ने पहले कभी रिवाल्वर चलाने या उसने शिकार के दौरान में मेरे साथ शिकारी राइफल जरूर चलाई थी, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि रिवाल्वर और बंदूक में कितना फर्क है। ताहम दुश्मन अपनी बेखबरी के बायस मोहसिन की धमकी को सच मानने पर मजबूर हो गया था। हम इस मकान को बम से भी उड़ा सकते हैं, दुश्मन ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, लेकिन ये लहजा खोखला था। अपना बुरा भला तुम खुद सोच सकते हो, मोहसिन ने बेनियाजी से कहा। हम एक साथ दफन होकर मर जाएंगे, वरना मलबे से निकाल कर बचाए गए तो कानून के सामने जवाबदेह होंगे। तुमने सोच लिया है कि तुम्हारा जवाब क्या होगा? मेरा ख्याल है तुम ब्लफ कर रहे हो मिस्टर होशियार अहमद खान। तुमने ज़ेरे तामीर कोठी पर भी आर्दी और नाजायज कब्जा किया है जो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तुम्हारे पास खंजर और रिवाल्वर के अलावा ज्यादा से ज्यादा सब मशीन गन हो सकती है। तुम कुछ ना करने के बावजूद गिरफ्तार हुए तो नाजायज असला रखने के अलावा एक औरत और बहुत सीनियर वकील के अगवा और हब्से बेजा में रखने के संगीन जराइम में मुलव्वस हो गए। सिकंदर बख्त का अगवा, हब से बेजा किसी और के घर में बिला इजाजत दाखिल होना, तशद्दुद और कत्ल की धमकी और ऐसे ही मुतअद्दिद दीगर जराइम के मुकदमात अलग होंगे। उसके बरक्स अपने दिफा में गोली चलाना। उसका जुमला नामुकम्मल रह गया और तहखाने में लाउड स्पीकर के जरिए फायर की आवाज पहुंची। मोहसिन, मैंने चीख कर कहा। कौन? सिकंदर? मोहसिन की आवाज आई। उसे मेरी आवाज ने हैरान कर दिया था। तू कहाँ है? मैं एक तहखाने में हूँ राबिया के साथ। मैंने कहा, तू खैरियत से तो है ना? हाँ, मुझे क्या होना है, मैंने वार्निंग फायर किया था। मोहसिन बोला। शायद इन हरामजादों को गलतफहमी हो गई थी कि मेरे पास रिवाल्वर नहीं या मैं इस खिलौने का इस्तेमाल नहीं जानता। फिर वो मेरे बजाय उनसे मुखातिब हो गया जिनकी कामयाबी का सारा गुरूर उस गैर मुतवक्के दखल अंदाजी से नाकामी में ढल गया था। तुम खुशकिस्मत हो कि मेरी अकल ठिकाने रही और मैंने उम्दन निशाना लेकर फायर करने से गुरेज किया, वरना इस वक्त तुम्हारी जगह फर्श पर तुम्हारी लाश पड़ी होती। दूसरी गलती को मैं गलती शुमार नहीं करता, चुनाचे माफ भी नहीं करता। तुमको अभी अंदाजा नहीं है कि तुम खुद भी मेरे एक आदमी के निशाने पर बैठे हो, वो बोला, जिसे तुम नहीं देख सकते। मोहसिन हंसा। मैं खुली छत पर हूँ और रोशन दान में से तुम्हें देख सकता हूँ। तो अपने इर्द गिर्द 2 फरलांग तक
मैं उड़ती हुई चिड़िया के पर भी गिन सकता हूँ। अगर तुम्हारा कोई आदमी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाए तो अलग बात है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि राबिया और सिकंदर बख्त को उस कमरे में मेरी नजरों के सामने लाओ। देर करोगे तो नुकसान में रहोगे। अभी घंटे आधे घंटे में कोई मेरे करीब से गुजरा तो मैं चिल्ला के उसे मुतवज्जो कर लूंगा और कहूंगा कि एसपी जामन रिजवी साहब को फोन दे दो। फोन ना कर सके तो किसी भी पुलिसमैन को बता दे कि एसपी जामन रिजवी के बेटे को यहाँ डाकुओं ने कैद कर रखा है। उनको आने में और तुम्हें मैसूर करने में देर नहीं लगेगी। राबिया और सिकंदर बख्त जिस तय खाने में है वहाँ गैस छोड़ी जा सकती है। मैं बता चुका हूँ कि जिंदगी और मौत की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, मोहसिन ने गुर्रा कर कहा। अगर वो दोनों बखैर व आफियत ना मिले तो तुम्हारे बाद मैं एक एक को चुन चुन कर मार दूंगा। तुम नहीं, ये जो ज़ेबरे की औलाद तुम्हारे सामने मौजूद है, धारीदार बुनियान वाला, इसे कहो उन दोनों को ले आए। तुम इसी तरह उल्टे पड़े रहो। उठने की कोशिश भी की तो दुनिया से उठ जाओगे। मैंने अंदाजा लगाया कि मोहसिन के पहले फायर के साथ ही वो शख्स फर्श पर गिर गया था जिसे मोहसिन मुखातिब था। ये कुदरती रद्द-ए-अमल था, मगर अब वो उसी हालत में लेटा हुआ खुद को ज्यादा बेबस महसूस कर रहा होगा। ठीक है, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। उसने पहले जुमले का इख्तिताम एक गलीज गाली पर किया। आज तुम बचकर निकल गए तो क्या, इस शहर, इस मुल्क और इस पूरी दुनिया के किसी भी गोशे में तुम हमारी दस्तरस से दूर नहीं रह सकते। तुम्हें यह बहादुरी बहुत महंगी पड़ेगी। पीडरू, जा उन दोनों को ले आ। मेरा मुंह क्या देखता है, उसने माँ की गाली दी। सूरत-ए-हाल ड्रामाई तौर पर बदल गई थी। बज़ाहिर मोहसिन का मोर्चा बहुत मजबूत था और उसने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया था। अगर उसके बावजूद मेरे दिल के किसी गोशे में खौफ के मुहीब साए अब भी मंडला रहे थे और मुझे यूं लगता था कि आरदी कामयाबी का ये तिलिस्म झूठा है और फरेब ख्याल है। सूरत-ए-हाल जो हमारे हक में है यकलख्त हमारे खिलाफ हो जाएगी। मोहसिन की आवाज कुछ हल्की सुनाई देती थी, शायद इस तरह मोहसिन भी मेरी आवाज दूर से सुन रहा होगा। सिकंदर, मोहसिन ने कहा, अपने उस्ताद पीडरू तेरे पास आ रहे हैं, होशियार रहना। और किसी किस्म की गड़बड़ हो तो उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। एम्पलीफायर बंद कर दिया गया था और अब मेरा मोहसिन से मुवासलाती राब्ता टूट चुका था। इसका वाज़ेह मतलब यही निकाला जा सकता था कि उस्ताद पीडरू की नीयत में फतूर है और वो मोहसिन के अहकामात की तामील करते हुए हमें उस कमरे तक पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं चौकन्ना हो गया। अब दूसरे महाज पर मुझे अपनी अकल और हिम्मत से काम लेना होगा। ये तो मोहसिन ने भी समझ लिया होगा कि बराह रास्त गुफ्तगू के जरिए से महरूम करना किसी शरअंगेज कार्रवाई का पेश खैमा है और अपने तौर पर उसने भी तय कर लिया होगा कि धमकी कारगर ना हुई तो उसे क्या मौसर जवाबी इक़दाम करने होंगे। ये घर एक ऐसा जंगल था जिसमें खून आशाम दरिंदे एक दूसरे की खात में थे। ये तकदीर का खेल था और फना व बका की जंग थी जिसके कोई असूल नहीं होते। वो फैसला कुन लम्हा किसी की गिरफ्त में ना था और उन्होंने उस सफर में था जिसे फैसला देना था कि शिकार कौन हुआ और शिकारी कौन बना। मैंने एक नजर राबिया को देखा और ऊपर की तरफ जाने वाले जीने की तरफ लपका। मुझे यकीन था कि पीडरू को दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही काबू किया जा सकता है। वो समझेगा कि मैं तय खाने में बेबस व लाचार और बेहोश राबिया को संभाले हुए मिलूंगा। वो मोहतात होगा तो भी जीने से उतरते हुए, लेकिन जीने पर उसकी निगाह मुझे बुलंदी से देखेगी। अगर उसके पास टॉर्च लाइट भी हुई तो मैं बराह रास्त उसके रिवाल्वर की जद में आ जाऊंगा। मैंने दिया असलाई जलाए बगैर एक जस्ट में 2 सीढ़ियां तय कर ली। जब मैं तय खाने में उतरा था तो मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी नहीं थी और मुझे आगे बढ़ते हुए हर कदम पर तारीकी गहरी होती हुई महसूस हुई थी। अब मामला बरक्स था और मुझे ऊपर के खला से उतरने वाली रोशनी के पसे मंजिर में रास्ता ज्यादा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। अभी मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीडरू अंदर आया। रिवाल्वर उसके हाथ में था मगर वो मुझसे बराह रास्त तसादुम के लिए तैयार नहीं था। मैंने बड़ी फुर्ती से गोता मारा और पीडरू समेत दरवाजे से जा लगा। दरवाजा एक धमाके से बंद हुआ और उसके रिवाल्वर से निकलने वाली गोली की आवाज के साथ मिलकर यह धमाका इस वैरान कमरे और तय खाने की दीवारों में यूं गूंजा जैसे दस्ती बम फट गया हो। पीडरू ने खुद को संभाला और मेरे सर पर रिवाल्वर का दस्ता मारना चाहा। मैंने पीडरू को सर के ऊपर से उछाल कर पीछे फेंक दिया। उसके रिवाल्वर की जरब मेरी कमर के निचले हिस्से पर पसलियों के करीब पड़ी और दर्द की शिद्दत से मुझे यूं लगा जैसे मेरी हड्डी चूर चूर हो गई है। एक लम्हे के लिए मेरा सांस रुक गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरे में जुगनू से उड़ने लगे। मैंने अपनी कुव्वत इरादी को बरवेकार लाते हुए दर्द को नजरअंदाज किया और तमाम जिस्मानी कुव्वत को मुइतमे करके पीडरू पर जा पड़ा जो पक्के फर्श पर चित गिरा था और अब उठने की कोशिश कर रहा था। मेरी ठोकर उसके मुंह पर पड़ जाती तो उसके दांत बाहर आ गिरते, लेकिन उसने बर वक्त सर को बचाया और एक हाथ से मेरे पंजे को पकड़कर खींच लिया। मैं अपने जोर में उसके सामने गिरा और खुद बखुद मेरे हाथ ने उसकी कलाई थाम ली। एक झटके में वो बल खा के उल्टा हुआ और रिवाल्वर उसकी गिरफ्त से निकल गया। उसके हाथ की 5 उंगलियां मेरे हाथ में आ गई और वो दर्द से बिलबिलाया। मैंने घुटनों के बल खड़े होकर उसकी गर्दन पर खड़ी हथेली का वार करना चाहा, मगर उसका दूसरा हाथ बीच में आ गया और जरब उसकी कूनी से जरा नीचे पड़ी। वो एक झटके से ऊपर उठा और उसने अपना गुरुज जैसा मुक्का मेरे पेट पर रसीद किया।
मैं पीछे गिरा तो वो लपक कर ऊपर आया। मैंने दोनों पैर हवा में उठाए और पीडरू के वजूद को अपने ऊपर से यूं गुजार दिया कि वो अपने ही जोर में तैरता हुआ गया और दीवार से जा टकराया और फर्श पर ढेर हो गया। रिवॉल्वर एक कोने में जा गिरा था। मैंने एक जस्ट में उस पर कब्जा किया और तेजी से उसका रुख पीडरू की तरफ कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल बेसो हरकत हो चुका था। इस वक्त मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि पीडरू के साथियों ने एम्पलीफायर ऑफ कर दिया था, वरना मारपीट और फायरिंग की आवाजें मेरे दोस्त और दुश्मन दोनों सुन रहे थे। न जाने मोहसिन इन आवाजों का क्या मतलब निकालता और मुश्तइल हो के क्या कर बैठता। यह भी मुमकिन था कि पीडरू को हुक्म देने वाला अपनी चाल के नाकाम होने के बाद कोई इंतहाई कदम उठाता, लेकिन अब फिक्र की कोई बात ना थी। दुश्मन यही समझ बैठे थे कि पीडरू अपने जोरे बाजू और अपने रिवॉल्वर की मदद से मुझे बासानी ज़ेर कर लेगा। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मुझे इस कमरे में पहुंचा दिया जाता जहां मोहसिन मुझे देखना चाहता था, लेकिन राबिया को शायद वो किसी दूसरे कमरे में ले जाते जहां उस पर वहशत और बर्बरियत के तमाम इंसानियत सोज हरबे आजमाए जाते और उसे होश में लाने के बाद उसकी दिल खराश चीखों की आवाजें मोहसिन को सुनवाकर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाता। एक औरत के साथ हैवानियत के मुजाहरे में आदमी शैतान को भी पीछे छोड़ सकता है। मैं खुद राबिया पर होने वाले लर्ज़ाखेज मुतालम की ताब ना लाता कि मोहसिन से कह देता कि वो चला जाए। वो धमकी देते कि हम राबिया के बदन को जला जला के राख कर देंगे या इसके हाथों की और पैरों की उंगलियां काटते जाएंगे और राबिया को मारेंगे नहीं, लेकिन उसे तमाम उम्र के लिए जीने का अजाब देने के लिए टूटे फूटे बदवजी और नामुकम्मल आज़ा पर मुश्तमिल गोश्त का ढेर बना के फेंक देंगे। तो इस धमकी के बाद ये नामुमकिन था कि मैं मुज़ाहमत कर सकता। मैं अपनी जान पर यह जुल्म झील जाता, मगर राबिया को अपने दुश्मनों के जज्बा इंतकाम की भेंट कभी न चढ़ने देता। उस वक्त तक मेरे ज़हन में दुश्मन का यही मंसूबा था जिसे मैंने नाकाम बना दिया था। रिवॉल्वर को जेब में उड़सकर मैं फिर तय खाने का रुख करने ही वाला था कि मुझे एक और ख्याल आया। मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर पीडरू के कपड़े पहने। पहले उसको अपने कपड़े पहनाने का सोचा, फिर उसे तज़िये औकात समझ के छोड़ दिया। ताहम मैंने अपनी कमीज को फाड़ के 2 हिस्से कर लिए। एक से मैंने पीडरू के पांव बांधे और दूसरे से उसके हाथों को कमर के पीछे कस दिया। फिर मैं तहखाने में उतरा और बेहोश राबिया को दोनों बाजुओं पर संभाल के ऊपर ले आया। अचानक स्पीकर जाग उठा। पीडरू, क्या बात है, इतनी देर किस लिए? एक फायर की आवाज आई और पीडरू को मुखातिब करने वाले ने गाली दी। मैंने पीडरू की आवाज पहले भी सुनी थी। माइक्रोफोन के रास्ते एम्पलीफायर तक पहुंचने वाली आवाज लाउड स्पीकर से उभरती थी तो किसी हद तक बदल जाती है, उसका भी मुझे अंदाजा था। उस्ताद, मैंने आवाज को और लहजे को पीडरू की तरह बना के करबनाक तरीके पर चिल्ला कर कहा। फिर अलग से यूं आवाज निकाली जैसे जबरदस्त वार थे वो बात पूरी नहीं कर सका और कराने पर मजबूर हो गया हूँ। तेरी और तेरे उस्ताद की ऐसी तैसी, मैंने अपनी असल आवाज में कहा। आज ही सब मालूम हो जाएगा। फिर मैंने पीडरू की आवाज बना के हाय की। दरवाजा खोलकर धड़ाम से गिर गया, भाग गया सुअर का बच्चा, मैंने अपनी आवाज में कहा। और फिर मैंने पुकारा, मोहसिन, पीडरू मुझे बंद करके निकल गया है। जवाब में खामोशी रही। लाउड स्पीकर की हल्की सी सरसराहट बताती थी कि एम्पलीफायर अब भी ऑन है। मोहसिन, मैंने चिल्ला कर कहा। खामोशी के तसलसल में कोई फर्क नहीं आया। मेरा दिल डूबने लगा। क्या मोहसिन उन मक्कार मुजरिमों की किसी साजिश का शिकार हो गया है? मैंने दरवाजा खोल के बाहर झांका। कोठी के नीम तारीख दरो दीवार का सन्नाटा किसी वैरान मकबरे की तरह लगता था। मैं दबे पांव आगे बढ़ा। रिवॉल्वर मेरे हाथ में फायर के लिए बिल्कुल तैयार था। पहले कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मैंने हैंडल पर हाथ रखा और फिर एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कुछ भी नहीं था। फर्श पर मिट्टी में लकड़ी के गोल सफेद छिलके पड़े हुए थे और खाली दीवारें जो इंतजार में थी कि घर के मकीन आए। दीवारों को खूबसूरत रंगों, रोगनी तस्वीर और फूलों से सजाएं। घर को उजाला और जिंदगी का एहसास थे। वह बजनबी दुश्मनों को एक खूनी खेल खेलते देखकर दुख और हैरत से दम बखुद खड़ी थी। मैंने दरवाजा बंद किया और मुकाबल के दूसरे दरवाजे को खोलकर अंदर झांका। उसमें दीवारों के साथ साथ सीमेंट की बोरियां चुनी हुई थी। मैं तीसरे दरवाजे की तरफ लपका और फिर चौथे की तरफ जो तकरीबन वस्त में था। अंदर दाखिल होते ही मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा और मैं यूं रुक गया जैसे दीवार से टकरा गया हूँ। कमरे के दरमियान में खून आलूदा लाश पड़ी थी। सामने की दीवार की खिड़की के करीब फर्श पर एक छोटा सा एम्पलीफायर रिसीवर सेट रखा हुआ था और उसकी तारें खिड़की से बाहर जा रही थी। यह अंदाजा करना दुश्वार ना था कि तारों का सिलसिला इस कमरे के माइक्रोफोन और स्पीकर से जा मिलता होगा, जहां से मैंने पहले दुश्मनों से और फिर मोहसिन से गुफ्तगू की थी। मैंने झुककर लाश की सूरत को गौर से देखा। मेरे लिए उसकी सूरत अजनबी थी। ये शायद उन्हीं दोनों में से एक था जो बुरके पहनकर मुझे अगवा कर लाए थे। मैंने उसके कपड़ों की तलाशी ली, मगर उसके पास से किसी किस्म का असला या कागज का एक पुर्ता तक बरामद ना हुआ। खतरे की घंटी मुझे साफ सुनाई देने लगी थी। वो राबिया को छोड़ गए और मोहसिन को ले गए। एक खत के मुकाबले में मेरे लिए इन दोनों की जिंदगी का कोई मोल ना था। दुश्मन जानते थे कि मुझे राबिया की तरह मोहसिन की दोस्ती भी कितनी अजीज है।
तुमको भी अंदाजा नहीं है कि तुम खुद भी मेरे एक आदमी के निशाने पर बैठे हुए हो जिसे तुम देख नहीं सकते। इन अल्फाज की बाज़गिश्त अभी तक मेरे जहन में मौजूद थी। मोहसिन ने इसे खोखली धमकी समझते हुए नजरअंदाज कर दिया था। खुलूस और वफा दोस्ती के नाम पर जान की बाजी लगा देने वाला मोहसिन बेखतर आतिशे नमरूद में कूद गया था। उसने कह दिया था कि मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है। शायद उसकी जगह मैं भी यही करता और मेरा अंजाम भी यही होता। उसकी नजर छुप कर हमला करने वाले को ना देख सकी। ये मेरे सब्र, हौसले और इस्तकामत का एक और सख्त तरीन इम्तिहान था। मोहसिन दुनिया में मेरा सब कुछ था, भाई, दोस्त, नासे, गम गुसार, राजदां और रहनुमा। वो फौजिया का भाई था और शेरवानी साहब का बेटा था, जिनको मैं बचपन से अंकल कहता आया था। और जो मेरे मोहसिन भी थे, मैं इतना कमीना और खुदगर्ज नहीं था कि जान सलामत लेकर राबिया के साथ निकल चलता तो खुदा का शुक्र बजा लाता और फिक्र के सिवा मोहसिन के लिए कुछ ना करता। मैं उसके बदले बखुशी अपने आप को पेश कर सकता था और इसमें मुबालगे की कोई बात ना थी। अब एक तरफ मुझे राबिया की फिक्र लाहक थी, जो स्टोर रूम के ठंडे, सख्त और मट्टी से अटे हुए फर्श पर लेटी हुई थी, और मेरी नजर में उसके लहू आलूदा पैरहन का हर तार था, जो जख्मों से लालाइजार बदन पर ढाए जाने वाले मुजालिम की पूरी तस्वीर पेश करता था। कमरे से बाहर आके मैंने चंद सेकंड तजब्जुब और कश मुकश में गुजारे। फिर मैंने ऊपर जाके देखने का फैसला किया। गुफ्तगू से मैंने अंदाजा किया था कि मोहसिन छत पर है और किसी रोशनदान से दुश्मन को निशाने पर रखे इर्द गिर्द 2 फरलांग तक देखने की पोजीशन में है। राबिया न जाने कब से बेहोश थी और उसके सांस की और नब्ज की रफ्तार देखकर मैंने महसूस किया कि उसकी हालत तशवीशनाक नहीं है। उसे चंद मिनट और इसी हालत में छोड़ा जा सकता था। राहदारी से बाहर आकर मैंने ऊपर जाने का रास्ता तलाश किया। आरसीसी के जीने का स्ट्रक्चर मुकम्मल था और पानी के मुख्तसर से आर्दी तालाब के बाद इमारत के आखिरी गोशे में नजर आ रहा था। वहीं सीमेंट की कम से कम 200 बोरियां एक दीवार की तरह चुनी हुई थी। मैं ईंटों और सरियों को फलांगता आगे बढ़ा। अभी मैंने जीने का पहला मोड़ ही काटा था कि मुझे किसी के कराने की आवाज सुनाई दी। मेरे कदम रुक गए और मैंने पलटकर नीचे देखा, लेकिन कराने वाला मुझे कहीं नजर न आया। चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद मैंने बाकी मांदा जीना तय किया और उस छत पर पहुंचा जो प्लस्तर से महरूम सीमेंट की नाहमवार खुरदरी सतह थी और जिसमें जगह जगह इमारत को संभालने वाले सतूनों के सरिये किसी सहरा में उगे हुए कैक्टस लगते थे। छत के चारों तरफ छज्जे का 2 फुट चौड़ा हाशिया था, लेकिन रोशनदान कोई नहीं था। ये समझ में ना आने वाली बात थी। एक रोशनदान तो खुद मैंने देखा था जिसमें लाउड स्पीकर फिट था। दूसरा रोशनदान कौन सा था जिसमें से मोहसिन रिवाल्वर निकाले दुश्मन को जेर करने अपने अहकामात की तामील पर मजबूर कर रहा था। मैंने जच्चे में लेट के नीचे झांका और अपनी अकल पर मातिम किया। जच्चे तो इसलिए लगाए जाते हैं कि रोशनदान बारिश की बौछार से महफूज रहें। जैसे के नीचे हर कमरे का खुला रोशनदान एक तारीख खला की तरह दिखाई दे रहा था। मुझे वो तार भी नजर आई जो एक खिड़की से निकलकर स्टोर रूम के रोशनदान तक पहुंच रही थी। जाहिर है ये खिड़की उसी कमरे की थी जहां एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी। मैंने चंद फुट के फासले पर उसी कमरे के रोशनदान से झांक कर देखना चाहा, लेकिन नीचे झुकते ही मुझे उस जगह मोहसिन की मौजूदगी के सबूत मिल गए। नाहमवार सतह पर तकरीबन उतनी जगह साफ नजर आ रही थी जितनी एक आदमी का जिस्म घेरता है। मोहसिन उसी जगह लेटा था और उल्टा लेटने के बाद सर झुका के कमरे के रोशनदान में से कमरे का मंजिर देख रहा था। अमली तजर्बे से मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई थी। रोशनदान में से मुझे वो लाश नजर आ गई जो कमरे के वस्त में पड़ी थी। मोहसिन खुली छत पर था। गालबन वो रोशनदान पर झुका रिवाल्वर से दुश्मन को जद में लिए लेटा रहा। उसकी नजर में जीना भी था, चुनाचे उसे यकीन था कि कोई उस तक बराह रास्त नहीं पहुंच सकता और ये भी गलत ना था कि वो इर्द गिर्द फरलांग तक का मंजिर देख सकता था। लेकिन मोहसिन ने एक इम्कान को नजरअंदाज कर दिया था कि जीने के अलावा भी छत पर चढ़ने के बहुत से तरीके हैं। शायद कोई पिछली तरफ से रस्सी का फंदा किसी सतून के ऊपर निकले हुए सरियों में डालकर छत पर जा पहुंचा हो और उल्टे लेटे हुए मोहसिन को खबर भी ना हो सकी हो। मैंने तकरीबन दौड़ते हुए छत के दूसरे किनारों को देखा और एक जगह मुझे वो रस्सी नजर आ गई जिसका फंदा बड़ी मजबूती से कोने वाले सतूनों के सरियों में फंस गया था। रस्सी अभी तक लटक रही थी, लेकिन मोहसिन गायब था। क्या सराई की बुनियाद पर मैं ये नतीजा अखज़ कर सकता था कि मोहसिन को हमला आवर के आ जाने की खबर बहुत देर से हुई और उसे उठने या पलट कर गोली चलाने का मौका नहीं मिल सका था। मजीद वक्त जाया करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था। वह जीने से उतरने लगा तो मुझे किसी के कराने की आवाज फिर सुनाई दी और इस मरतबा मैं आवाज की समत का तयन करने में कामयाब हो गया। आवाज सीमेंट की बोरियों के पीछे से आई थी। आखिरी सीढ़ी से कूदकर मैं सीधा गुजर गया और सीमेंट की बोरियों पर चढ़ने लगा। बोरियों को इस तरह चुना गया था कि आखिरी गोशे की 2 दीवारें मिल गई थी और पीछे एक तकोनी जगह खाली रह गई थी। ज्योमेट्री की जबान में 2 दीवारें एक जाविया कायम बनाने वाली मुसल्लस के 2 जलें थी, तो सीमेंट की बोरियों ने तीसरे यानी भीतर को मुकम्मल किया था।
ऊपर से देखने पर मुझे मोहसिन नजर आया जो रेत के ढेर पर पड़ा था। इस तकोनी खाली जगह को छुनी हुई रेत जमा रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था और मोहसिन को ऊपर से उछाल दिया गया था, लेकिन रेत पर गिरने से जो तकरीबन 4 फुट की ऊंचाई तक फैली हुई थी उसे चोट नहीं आई थी। मैं नीचे कूदने ही वाला था कि नामुकम्मल इमारत के अंदर ही से कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। फिर इमारत के अगबी हिस्से से एक नीले रंग की टोयोटा क्राउन कार गोली की तरह निकली और खुले गेट से सीधी गुजर गई। मैंने सीमेंट की बोरियों के ऊपर से छलांग लगाने से पहले रिवॉल्वर निकाल के फायर किया, मगर गोली गेट से टकराई और मेरे गेट तक पहुंचने से पहले कार कच्चे रास्ते पर दौड़ती हुई इतनी दूर जा चुकी थी कि मैं उसके अगबी हिस्से के सिवा कुछ नहीं देख सकता था। नंबर प्लेट मौजूद ना थी और होती भी तो मैं इतने फासले से नंबर नहीं पढ़ सकता था। कार के शीशों पर पर्दे नहीं थे, मगर बंद शीशों के अंदर उजाला कम था, चुनाचे में किसी सूरत को शिनाख्त नहीं कर सका था। मुझे सिर्फ इतना एहसास था कि कार में 4 अफराद थे और अब मैं बेवकूफ़ों की तरह रिवॉल्वर हाथ में लिए सड़क पर पहुंच जाने वाली कार को निगाहों से ओझल होता देख रहा था। चालाक मुजरिम मुझे धोखा देकर निकल गए थे और मैं खुद को कसूरवार समझ रहा था जिसने उनको ये मोहलत फराहम कर दी थी। मैं मोहसिन को देखने के लिए ऊपर ना जाता तो उन्हें खामोशी से सारी कार्रवाई मुकम्मल करके फरार होने का मौका कहाँ मिलता। लेकिन यह भी कैसे हो सकता था कि राबिया की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं मोहसिन की खैर खबर ना लेता। फिर मुझे एक और ख्याल आया और उसका रद्द अमल इतना शदीद था कि मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। राबिया, मैं चिल्लाया और उस दरवाजे में से तूफान की तरह गुजर गया जो राहदारी में खुलता था। आखिरी कमरे तक का फासला मुझे एक जस का फासला लगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही मेरी नजरों में दुनिया अंधेरी हो गई। मैंने आंखें खोलकर देखा और खुद को यकीन दिलाने की नाकाम कोशिश की कि मैं घबराहट और परेशानी में वो देख रहा हूँ जो हकीकत नहीं है, और ये मेरा खौफ है जो गैर यकीनी और बेबुनियाद ख्यालात का अक्स बन के सामने आ गया है, मगर अटल और बेरहम सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता था। उस कमरे में अब कोई नहीं था। वो राबिया और पीडरू को निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गए थे। जैसे किसी ने आते हुए नहीं देखा होगा, ऐसे ही किसी ने उनको जाते हुए नहीं देखा था। किसी ने दूर से एक नीले रंग की कार देखी भी होगी तो वो क्या बताएगा, किस कार को शिनाख्त करेगा और कैसे शिनाख्त करेगा। वो अपनी मौजूदगी के तमाम आसार भी मिटा गए होंगे। बाजार में मिलने वाले एक आम किस्म के एम्पलीफायर और स्पीकर से किसी के जुर्म की गवाही तो नहीं मिलती। फिंगरप्रिंट्स अव्वल तो मिलेंगे नहीं, और मिले भी तो उनका मुआवजा किसके फिंगरप्रिंट से किया जाएगा। पुलिस के रिकॉर्ड पर दिलावर पीडरू डी सिल्वा के फिंगरप्रिंट तो होने से रहे, लाश फिर किसी लावारिस गैर मारूफ से बदमाश की साबित होगी जिसकी खिदमत मुआवजे पर हासिल की गई होंगी। रिपोर्ट के बगैर पुलिस इस मकान में आएगी नहीं और जेर तामीर मकान पर छापा मार के उन्हें क्या मिलेगा। असल मालिक के फरिश्तों को खबर तक ना होगी कि उसके घर में क्या खूनी ड्रामा खेला जा चुका है। किसी सबूत के बगैर ना दिलावर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई जा सकती है, न डी सिल्वा के खिलाफ। वो बाअसर और पैसे वाले लोग हैं। मोहसिन की कोशिश के बावजूद बादी मात हो गई थी। मैं शिकस्त खुर्दा और थके हुए कदमों से चलता हुआ वापस हुआ। मेरा ज़हन ये फैसला करने से कासिर था कि मोहसिन ने मुदाखलत करके अच्छा किया या बुरा। उसकी नेक नीति पर शक नहीं किया जा सकता था, मगर उसके आ जाने से वो बात खत्म हो गई थी जो नतीजा खेज साबित हो रही थी। राबिया की वजह से मैं मजबूर हो गया था कि तसादुम की राह छोड़ के उनके नाजायज व जायज खारुकम के सामने सरे तस्लीम खम कर दूं और उस खत के बाद वो जान भी मांगे तो नजर कर दूं। शायद वो मुझसे मुआहिदा कर लेते कि मैं हॉस्पिटल जाके राबिया की माँ से उस खत के बारे में मालूमात हासिल करूं और अपने वादे के मुताबिक किसी को इतला दिए बगैर वापस आके खत उनके हवाले कर दूं, तो वो भी इफ़ाए अहद करते हुए मुझे राबिया के साथ निकल जाने देंगे। मेरा उनसे मुकाबला करने का या पुलिस से मदद हासिल करने का कोई इरादा नहीं था। चुनांचे मुझे कभी उम्मीद थी कि खत मिल जाने के बाद वो राबिया को यरगमाल नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे उन्हें मजीद कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता था। और उल्टा इस बात का खतरा था कि एक सीनियर खातून एडवोकेट की पुरस्कार गुमशुदगी का मसला कोई संगीन सूरत-ए-हाल पैदा ना कर दे। लेकिन अब बात फिर वहीं आ पहुंची थी जहां से शुरू हुई थी। वो फिर राबिया को अगवा करके ले गए थे और जाते जाते एक लाश छोड़ गए थे। मोहसिन के दामन पर एक कत्ल का दाग आ गया था और हासिल कुछ भी नहीं हुआ था। अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाने ही में खैरियत थी। उसके बाद हमें फिर इंतजार करना था, इंतजार के वो हमें एक मौका और फराहम करें, हमसे फिर राब्ता कायम करें और मुलाकात के लिए सख्त तर शराइत पेश करें और ज्यादा महफूज मुकाम का इंतखाब करें। मैं गेट बंद करके वापस आया। मोहसिन उसी तरह पड़ा था, लेकिन उसके कराने और हिलने जुलने से अंदाजा किया जा सकता था कि वो कुछ होश में आने लगा है। मैंने उसे दोनों हाथों से उठा के सीमेंट की बोरियों के ऊपर रखने की कोशिश की, मगर दीवार बहुत ऊंची थी। मैंने मोहसिन को फिर रेत पर लिटाया और दोबारा सीमेंट की बोरियों की दीवार पर चढ़ा। एक हितार की सबसे ऊपर वाली बोरी को धकेल कर गिराने से उसकी बुलंदी तकरीबन 1 फुट कम हो गई। 4 बोरियां गिराने से इस दीवार में एक खिड़की सी बन गई जो रेत की सतह से तकरीबन 4 फुट ऊंची थी। दूसरी कोशिश आसान साबित हुई और मैं मोहसिन को कंधे पर डालकर पानी के टैंक के किनारे ले आया, जिसके ऊपर पानी का नलका मौजूद था। खोलने पर नलके से साफ पानी बहकर टैंक में गिरने लगा।
मैंने मोहसिन के मुंह पर पानी डाला और उसे अपने चुल्लू से पानी पिलाने की कोशिश भी की। उसकी बेहोशी का सबब सर की चोट थी और पिछली जानिब हाथ लगाने से बालों के दरमियान उभार सा महसूस होता था। लेकिन इत्मीनान की बात यह थी कि सर की चोट से खून नहीं निकला था। अदम इत्मीनान का पहलू ये था कि अंदरूनी चोट से दिमाग के मुतासर होने की सूरत में संगीन नताइज 24 घंटे में किसी भी वक्त जाहिर हो सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता मोहसिन ने आंखें खोली। वो कुछ देर मुझे अजनबी नजरों से तकता रहा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मोहसिन, मैंने कहा, मैं सिकंदर हूँ, पहचाना मुझे? मैंने उसके गालों को थपका। मोहसिन ने आहिस्ता से इकरार में सर हिलाया। सिकंदर? सॉरी यार। उसने करा कर अपना सर थाम लिया। ऐसी बातें मत कर, वो लोग जा चुके हैं और अब हमें फौरन यहाँ से निकलना है। मैंने उसे सहारा देकर बिठा दिया। वो राबिया कहाँ है? उसने लंबे लंबे गहरे सांस लेते हुए कहा। वो खुद को संभालने की भरपूर जिद्दोजहद कर रहा था और बज़ाहिर दर्द के सिवा चोट के असरात कम होने लगे थे। वो बदमाश फिर उसे ले गए। मोहसिन, मैंने कहा, उनमें से एक की लाश अंदर पड़ी है, तूने मारा है उसे? मोहसिन ने फिर सर हिलाया। मैं और क्या करता, उसने फरार होने की कोशिश की थी। इत्तफाक है कि उसे गोली लग गई। मैंने पीटरू को काबू कर लिया था। मैंने रिवाल्वर की नुमाइश करते हुए कहा, मगर जरा सी चूक हो गई। मैं तुझे तलाश करने निकला था। वक्त भी इससे में डी सिल्वा की गाड़ी लिए मौजूद थे। वो दूसरी तरफ से पीटरू और राबिया दोनों को उठा ले गए। उन्होंने राबिया पर बहुत तशद्दुद किया है मोहसिन। उसका सारा जिस्म लहू लुहान था, कपड़े फटे हुए थे और वो बेहोश भी थी। तूने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की? खामोशी के मुख्तसर से सोगवार वक्फे के बाद मोहसिन ने सर उठाकर कहा, की थी, निशाना खता हो गया। मैंने अफसोस से कहा, मैं कुछ नहीं कर सका। मैं भी कुछ नहीं कर सका यार। मोहसिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। न जाने किसने अचानक पीछे से आके मुझ पर वार कर दिया। फिर वो पिछली तरफ से रस्सी के सहारे ऊपर आ गया था। मैंने कहा, रस्सी अभी तक मौजूद है। उसी वक्त किसी ने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू किया। साईं, ओ साईं, की गल है भाई? आज बुआ बांधे। ये साईं कौन है? मैंने सरगोशी में कहा। यह सवाल नहीं था, ख्याल था जो अल्फाज में डल गया था। साईं शायद कोई बदनसीब चौकीदार होगा। मोहसिन ने भी इज़ारे ख्याल किया। अच्छा तू ठहर, मैं देखता हूँ, मैंने कहा और फिर रुक गया। मैंने पीटरू के कपड़े पहन रखे थे। इस गैर शरीफाना लिबास में एतबार कायम करना मुश्किल काम था। मैंने मोहसिन की तरफ देखा और वो समझ गया कि मैं किस तजब्जुब का शिकार हूँ। मैंने उसे सहारा देकर खड़ा किया और गेट तक ले गया। इस अरसे में गेट खड़काने वाला मुसलसल साईं को पुकारता रहा था और दरवाजा बंद मिलने पर ताज्जुब का इजहार करता रहा था। मोहसिन ने गेट खोलकर बाहर झांका। क्या बात है भाई, किससे मिलने आए हो? मोहसिन ने मतानत और वकार से कहा। क्या हंगामा है ये? वो जी साईं, चौकीदार मुलाकाती ने बुकलाकर मुअद्दब और मादरत अमेज लहजे में कहा। वो शहर गया था जनाब, वो अभी वापस नहीं आया है। मोहसिन ने कहा। अच्छा जी, माफ करना, मैंने सोचा था बड़े शाह साहब की खैरियत मालूम कर लूं। अल्लाह शिफा दे, बड़ी लंबी बीमारी लग गई है उनकी जान को। वो बोला, आपका क्या रिश्ता है जी बड़े शाह साहब से? मैं उनके भाई का लड़का हूँ, मोहसिन ने कहा। विलायत में था, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। माफ करना जी, तसल्ली जरूरी होती है। छोटे शाह साहब को देखते ही रहते हैं यहाँ। आपको पहली बार देखा था, मैं यहीं रहता हूँ। उसने हाथ से अपने पीछे इशारा किया। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। हम उसे जाता हुआ देखते रहे। गोया बड़े शाह साहब इस जेरे तामीर कोठी के मालिक हैं। मैंने गेट बंद कर कहा। और तामीर के रुक जाने का सबब उनकी तवील अलालत। उनका कोई बेटा वक्तन फवक्तन आता रहता है और साईं चौकीदार है। साईं अगर उसका नाम पड़ गया है तो वो यकीनन उम्र रसीदा आदमी होगा। मोहसिन ने कहा। आदमी नमक हलाल होगा, यहाँ से शहर जाके मालिक की खैरियत मालूम करता है। उसे ये भी जाहिर होता है कि वो अकेला है। मैंने कहा, उसके बीवी बच्चे होते तो वो इस खाली कोठी में अपने साथ रख सकता था, जिसकी फिनिश बाकी है, ताम इसमें रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। अब यहाँ से निकल चलो साहबजादे। न जाने क्यों पहली मर्तबा उसको सालारे आजम कहते हुए मेरी जबान रुक गई। मैंने लाशऊर पर गालिब आ जाने वाले इस ख्याल को सा के मोहसिन अब सिर्फ मेरा दोस्त रह गया है। यह बहुत बड़ा, बहुत पाकीज़ा और बहुत मजबूत रिश्ता था, मगर इस एहसास को मैं कैसे जुटलाता। अब फौजिया मेरी मंगेतर नहीं रही, वो अब कभी भी मेरी शरीक हयात नहीं होगी और मोहसिन और मैं साले बैनोई के रिश्ते से एक नहीं होंगे। मैंने जबान के लड़खड़ा जाने के बावजूद बात बनानी चाहिए, लेकिन यह एहसास मुझे फौरन हो गया कि बात नहीं बनी। मोहसिन ने जवाब में कुछ नहीं कहा और हम गेट से बाहर आके वीरान खेतों की पगडंडी जैसे रास्तों पर चलने लगे। रिक्शा में सड़क पर पहुंचते ही मिल गया और 40 मिनट बाद हम राबिया की कोठी में थे। हमारे आने से पहले भी इस घर में रहने वालों की जिंदगी नफ्सियाती मसाइल के ताने बाने में उलझी हुई थी, मगर ये मसाइल ही जो जिंदगी की जिद्दोजहद में कामयाबी की उमंग पैदा करते हैं। हमारे आने के बाद जिंदगी घर वालों से रूठ गई। आबाद घर वीरान हो गया और अब इस पर मौत की आसेब ज़दा सायों का राज था। वो लोग जिसने ये घर बनाया था जिंदगी और मौत की कशमुकश में मुब्तला हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और इन तमाम वाक़यात से बेखबर थी जो उसकी बेहोशी के दौरान में पेश आए थे। अगर बेहोशी की कैफियत में अपनी बेटी के अगवा की खबर सुन लेती या अपनी आंखों से उसकी वो हालत देख लेती जो मैंने देखी थी तो उसका कलेजा फट जाता।
और किसी मसीहा की चारागरी से पहले ही वो दुख की आखिरी सरहद से गुजर जाती। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। अब अगर खुदा को मंजूर हुआ तो उसके घर लौटने से पहले ही बेटी भी घर वापस आ जाएगी। बसूरत दीगर हम तमाम उम्र उस दौरे कत्ल का बार अपने ज़मीर पर लिए फिरते रहेंगे और इस एहसास से दामन ना छुड़ा सकेंगे कि जो भी हुआ हमारी वजह से हुआ। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में सही, मगर ना जाने यह हमारे कौन सी अमाल की सदा थी कि हम तबाही और बर्बादी के नामाए भर हुए। मैंने मोहसिन को टेलीफोन के करीब लिटा दिया। दुश्मनों की तरफ से दूसरा पैगाम किसी भी वक्त मौसूल हो सकता था। मैंने वापसी पर उसी शुबे का इजहार किया कि उनके किसी आदमी ने हमारा ताकुब जरूर किया होगा, ये देखने के लिए कि हम किधर जाते हैं। और मोहसिन ने इत्तफाक किया था, मगर दारोगा वाला से शालीमार तक हमारे पीछे इतनी ट्रैफिक थी कि किसी रिक्शा, टैक्सी या कार पर शुबा करना अंधेरे में तीर चलाने के मुतरादिफ था। नहर के किनारे के साथ साथ चल के अल्लामा इकबाल रोड से मिलने वाली सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम रह गई थी, मगर उसके बावजूद एक टैक्सी ने हमें ओवरटेक किया और एक रिक्शा तकरीबन फरलांग भर के फासले से पीछे चलता रहा। दूसरा उससे भी 100 गज पीछे आया और जब हम रेलवे क्रॉसिंग की तरफ मुड़ गए तो फिर रेलवे स्टेशन और सदर की तरफ से आने और जाने वाले ट्रैफिक की रश में सब गिड़मिट हो गया। अगर उन्होंने हमें राबिया के घर में आते देख लिया होगा तो ये खबर बहुत जल्द ऊपर पहुंचा दी जाएगी। मैंने हॉस्पिटल का टेलीफोन नंबर मिलाते हुए कहा और वो हमसे फोन पर बात करेंगे। उन्हें इल्म होगा कि घर में हमारे सिवा कोई नहीं है और हम पुलिस स्टेशन भी नहीं गए। वो हमसे एक बार फिर सौदा करने की कोशिश करेंगे।